राजमहल की पहली चुनौती, अदृश्य दीवारों का रेहे से। चंचल को प्रधानमंत्री बने अभी एक हफ्ता ही हुआ था। दरबार में अब हास्य और चतुराई का माहौल बढ़ गया था, लेकिन मंत्री गप्पेलाल और धनी व्यापारी हीरालाल अभी भी चंचल से जलते थे। महाराज विचित्र सिंह ने एक शाम चंचल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। महाराज विचित्र सिंह, चंचल, तुम वाकई चतुर हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे मंत्री को सिर्फ लोगों की जरूरतें ही नहीं, बल्कि असंभव समस्याओं को हल करना भी आना चाहिए। चंचल, आज्ञा दे जहांपनाह। महाराज विचित्र सिंह, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने राज्य के सबसे पुराने हिस्से, शाही पुस्तकालय को चारों तरफ से अदृश्य दीवारों से घेर दूंगा। चंचल चौंक गया। अदृश्य दीवारें, महाराज, वह कैसी होंगी? महाराज विचित्र सिंह, हाँ, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वह अदृश्य दीवारें कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है और उनमें कितने दरवाजे हैं। अगर तुम यह अदृश्य गणित हल नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर चंचल समझ गया कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि महाराज का एक विचित्र पहेली खेल है। अदृश्य दीवारों की खोज। चंचल तुरंत पुस्तकालय पहुंचा। वह जानता था कि अदृश्य दीवारें वास्तविक भौतिक दीवारें नहीं हो सकती। यह जरूर कोई मानसिक या भावनात्मक पहेली होगी। दिन 1, बाहरी दृष्टिकोण। चंचल ने पूरे दिन पुस्तकालय के चारों ओर चक्कर लगाए। उसने देखा, पुस्तकालय बहुत पुराना था और कई किताबें सड़ रही थीं। पुस्तकालय के बाहर एक पुरानी बावड़ी थी, जहां से बच्चे खेलते हुए पानी निकालते थे। मुख्य द्वार पर एक भी पहरेदार नहीं था। चंचल ने गांव के लोगों से पूछा, क्या आप इस पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं? अधिकांश लोगों ने कहा, नहीं मंत्री जी, हम पढ़ना नहीं जानते और ज्ञानी पंडित हमें अंदर जाने नहीं देते। चंचल मुस्कुराया। उसे पहली अदृश्य दीवार मिल गई थी। दीवार 1, ज्ञान का अहंकार। यह दीवार ऊंची थी क्योंकि पंडित ज्ञान का अभिमान करते थे, जिससे गरीब लोग अंदर नहीं आते थे। दिन 2, आंतरिक दृष्टिकोण। चंचल पुस्तकालय के अंदर गया। वहां केवल पंडित वेद प्रकाश जैसे ज्ञानी लोग बैठे थे, जो पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहे थे। चंचल ने पंडितों से पूछा, क्या आप इन किताबों में लिखी बातों को गांव के लोगों को बताते हैं? पंडितों ने मुंह बिचकाया, उन्हें क्या समझ आएगा, वे तो अनपढ़ हैं। यह ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है। चंचल ने देखा कि अंदर की सभी किताबें बहुत पुरानी थीं और उनमें लिखी साधारण जीवन की बातें, खेती, स्वास्थ्य, मौसम का हाल भी केवल संस्कृत या पुरानी भाषा में थीं, जिसे कोई नहीं समझ सकता था। चंचल को दूसरी अदृश्य दीवार मिल गई। दीवार 2, भाषा की बाधा। यह दीवार चौड़ी थी क्योंकि पुरानी भाषा पूरे समाज को ज्ञान से अलग कर रही थी। दिन 3, दरवाजों की तलाश। चंचल ने अब सोचा कि अदृश्य दीवारों में दरवाजे कहाँ हो सकते हैं। उसने पूरे पुस्तकालय में घूमकर देखा कि क्या कोई रास्ता ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा सकता है। उसने देखा कि पुस्तकालय के बगल में एक खाली जमीन पड़ी थी, जहां शाम को गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। चंचल ने एक योजना बनाई। परीक्षा का परिणाम, दरवाजे खुल गए। तीसरे दिन, महाराज ने दरबार लगाया। मंत्री गप्पेलाल और हीरालाल उत्सुक थे कि चंचल अब क्या जवाब देता है। महाराज विचित्र सिंह, तो चंचल, क्या तुम मेरी अदृश्य दीवारों की ऊंचाई, चौड़ाई और दरवाजे बता सकते हो? चंचल, हाँ जहांपनाह, वे दीवारें वास्तव में वहां है और उन्होंने पुस्तकालय के अमूल्य ज्ञान को आंधीगर के लोगों से अलग कर दिया है। चंचल ने झुककर उत्तर दिया, एक अदृश्य दीवार की ऊंचाई। जहांपनाह, पहली अदृश्य दीवार की ऊंचाई है ज्ञान का अहंकार। यह इतनी ऊंची है कि गरीब लोग यह सोचकर अंदर नहीं आते कि वे योग्य नहीं है। मैंने आज्ञा दी है कि हर दोपहर 1 घंटा पुस्तकालय के दरवाजे पर बिना पढ़े सबको प्रवेश मिलेगा, बस उन्हें साफ सफाई करनी होगी। यह अहंकार की ऊंचाई को कम करेगा। 2 अदृश्य दीवार की चौड़ाई। दूसरी अदृश्य दीवार की चौड़ाई है पुरानी और कठिन भाषा की बाधा। यह इतनी चौड़ी है कि ज्ञान की बातें केवल पंडितों तक सिमट कर रह गई है। मैंने आज्ञा दी है कि हर हफ्ते पंडितों को सबसे जरूरी ज्ञान, खेती के नए तरीके, बच्चों के स्वास्थ्य को सरल आंधीगढ़ी भाषा में लिखकर गांवों के चौराहों पर लगाना होगा। यह भाषा की चौड़ाई को पार करेगा। 3 अदृश्य दरवाजे।
और जहांपनाह, उस अदृश्य दीवार में 4 दरवाजे हैं। महाराज विचित्र सिंह। 4। वह कौन से? चंचल। पहला दरवाजा, जिज्ञासा, सवाल पूछने की इच्छा। दूसरा दरवाजा, विनम्रता, यह मानना कि आप नहीं जानते। तीसरा दरवाजा, सेवा, ज्ञान के बदले पुस्तकालय की सेवा करना। चौथा दरवाजा, साझा करना, ज्ञान को खुद तक न रखकर दूसरों को देना। चंचल। महाराज, जहां भौतिक दीवारें ज्ञान को बंद करती है, ये अदृश्य दीवारें मन को बंद करती है। जब तक ये 4 दरवाजे नहीं खुलेंगे, पुस्तकालय का ज्ञान आपके लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगा। महाराज विचित्र सिंह खुशी से उछल पड़े। महाराज विचित्र सिंह। अद्भुत। चंचल, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा मंत्री केवल चीजों को देखता नहीं, बल्कि समझता भी है। तुम्हारी पहली अदृश्य परीक्षा शानदार रही। तुम्हारी पदवी पक्की है। हीरालाल और गप्पेलाल निराशा से सिर खुजलाते रह गए। भाग 4। सोने की धूल और सबसे महंगी यात्रा। चंचल की चतुराई से महाराज का मनोरंजन तो होता था, लेकिन उनके अजीबोगरीब आदेश खत्म नहीं होते थे। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य धनिकपुर के राजा ने महाराज विचित्र सिंह को एक खास तोहफा भेजा। एक छोटा सा डिब्बा जिसमें सोने की धूल, गोल्ड डस्ट, भरी थी, और एक पत्र जिसमें लिखा था, हमारा राज्य इतना अमीर है कि हमारे यहाँ धूल भी सोने की है। क्या आंधीगर में ऐसी कोई चीज है जो इससे ज्यादा महंगी हो? महाराज विचित्र सिंह का अहंकार आहत हुआ। महाराज विचित्र सिंह गुस्से से, क्या? सोने की धूल? चंचल, मैं चाहता हूं कि तुम धनिकपुर जाओ और उन्हें आंधीगर की तरफ से एक ऐसा तोहफा दो जो सोने की धूल से 100 गुना महंगा हो। और सबसे जरूरी बात, यह तोहफा केवल तुम्हारे यात्रा खर्च से आना चाहिए। चंचल, परंतु जहांपनाह, मेरी यात्रा के लिए आपने केवल 5 सोने के सिक्के दिए हैं। 5 सिक्कों में मैं सोने की धूल से महंगा क्या खरीदूंगा? महाराज विचित्र सिंह, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। चंचल, कीमत पैसे में नहीं, बल्कि बुद्धि में होनी चाहिए। अगर तुम खाली हाथ लौटे, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि महंगी नहीं है। यात्रा और सबसे महंगा तोहफा। चंचल ने 5 सोने के सिक्के लिए और धनिकपुर के लिए निकल पड़ा। वह बाजार में गया और उन 5 सिक्कों से कुछ साधारण चीजें खरीदीं। कुछ मिट्टी के दिए, क्ले लैंप, थोड़ी सी सरसों का तेल दियों के लिए, एक साधारण चौक का टुकड़ा, एक पतला कंबल। उसने अपनी जेब में सिर्फ एक सिक्का बचाया। जैसे ही वह धनिकपुर पहुंचा, उसने एक अजीबोगरीब काम किया। उसने धनिकपुर के मुख्य चौराहे पर, जहां राजा का महल दिखता था, अपनी सभी चीजें फैला दीं। चंचल ने चौक से जमीन पर एक बड़ा गोला बनाया, जैसे वह जादू कर रहा हो। फिर उसने मिट्टी के दियों को गोले के अंदर रखा, उनमें तेल डाला और कंबल ओढ़कर जमीन पर लेट गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग इकट्ठे होने लगे। लोग, अरे, यह कौन आदमी है? यह राजा के महल के सामने क्यों जादू कर रहा है? धनिकपुर के राजा का सवाल। धनिकपुर के राजा को जब पता चला कि आंधीगर का मंत्री उनके सोने की धूल के जवाब में चौराहे पर जादू कर रहा है, तो वह उत्सुक होकर खुद चौराहे पर आए। धनिकपुर के राजा, आंधीगर के मंत्री, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारी झूल का जवाब देने आए हो? तुम्हारे पास सोने की धूल से 100 गुना महंगा क्या है? चंचल उठा और हाथ जोड़कर बोला, चंचल, महाराज, मैं आपकी सोने की धूल का जवाब लेकर आया हूं। सोने की धूल महंगी है, मैं मानता हूं, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उससे भी ज्यादा महंगी है, जिसे आप अपने सारे खजाने से भी नहीं खरीद सकते। धनिकपुर के राजा, क्या है वह? दिखाओ। चंचल, महाराज, मैं आपको गहरी नींद का तोहफा देने आया हूं। राजा और भीड़ हक्के बक्के रह गए। धनिकपुर के राजा, नींद? क्या बकवास है? चंचल, नहीं, महाराज, आप देखिए, यह आपका राज्य है, आपकी जमीन है। मैंने इस चौराहे पर मिट्टी के दिए जलाए। मेरे पास केवल एक सिक्का बचा है। मैंने इस कंबल को ओढ़कर आपके महल के ठीक सामने, जहां चोरों और डाकुओं का सबसे ज्यादा खतरा है, रात को आराम से नींद ली। मुझे कोई चिंता नहीं हुई कि कोई मेरा एक सिक्का या यह पुराना कंबल चुरा लेगा। चंचल, आपके पास इतनी सोने की धूल है, लेकिन क्या आप अपने खजाने के बाहर खुले मैदान में
बिना किसी पहरेदार के इतनी शांति से सो सकते हैं? क्या आपकी दौलत आपको इतनी सुरक्षा और निश्चिंतता देती है कि आप चैन की नींद सो सके? चंचल, जहांपनाह, चिंता मुक्त, गहरी नींद दुनिया की सबसे महंगी चीज है। यह सोने से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि यह राज्य के सुशासन से मिलती है। मैंने आपकी राजधानी में शांति से सोकर यह साबित कर दिया कि आंधीगर के महाराज विचित्र सिंह ने मुझे इतना अच्छा राज्य दिया है कि मैं बेफिक्र होकर सो सकता हूं। यह सोने की धूल से 100 गुना ज्यादा महंगी है। धनिकपुर के राजा का सिर शर्म से झुक गया। वह जानते थे कि उनके राज्य में हर कोई अपने खजाने की चिंता में रात भर जागता रहता था। उन्होंने चंचल को सम्मानपूर्वक विदा किया और मान लिया कि असली दौलत सोने में नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा में होती है। भाग 5, बाजार का संतुलन और मूर्खता टैक्स। चंचल की वापसी पर महाराज विचित्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें अभी भी चंचल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की आदत थी। एक दिन महाराज ने बाजार का दौरा किया। उन्होंने देखा कि राज्य में वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर दूध, घी और दालों की। गरीब लोग बहुत परेशान थे। महाराज विचित्र सिंह, चंचल, यह क्या हो रहा है? बाजार का संतुलन बिगड़ गया है। अगर तुम एक हफ्ते में बाजार को फिर से संतुलित नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हें बाजार में खड़ा करके यह घोषणा कर दूंगा कि मेरे मंत्री को गणित नहीं आती। चंचल, आज्ञा दे जहांपनाह। मैं बाजार को संतुलित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक नया कानून बनाने की अनुमति चाहिए। महाराज विचित्र सिंह, कैसा कानून? चंचल, जहांपनाह, मैं मूर्खता टैक्स लगाना चाहता हूं। महाराज विचित्र सिंह, हंसते हुए, वाह, यह तो मजेदार है। कौन मूर्ख है और कौन नहीं, यह कौन तय करेगा? चंचल, यह मैं तय करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि जो व्यापारी अपनी चीजों को उसकी असली कीमत से 50% से ज्यादा महंगा बेचता पाया जाएगा, उसे मूर्ख माना जाएगा और उस पर मूर्खता टैक्स लगाया जाएगा। मूर्खता टैक्स का प्रभाव। चंचल ने अगले दिन बाजार में एक बड़ा तख्ता लगवाया, जिस पर लिखा था, आज्ञा महाराज विचित्र सिंह का मूर्खता टैक्स लागू। नियम, जो भी लालच में आकर किसी भी वस्तु का दाम अत्यधिक बढ़ाएगा, वह मूर्ख माना जाएगा। सजा, उसे बढ़ी हुई कीमत का दुगुना जुर्माना देना होगा। अब चंचल ने एक अजीब योजना बनाई। वह बाजार गया और सबसे पहले एक दूध वाले के पास पहुंचा, जो दूध को दोगुनी कीमत पर बेच रहा था। चंचल, अरे दूध वाले, तुम्हारा दूध बहुत महंगा है। मैं तुमसे 10 लीटर दूध 4 गुना कीमत पर खरीदना चाहता हूं। दूध वाला लालची हो गया। उसने सोचा, यह मंत्री तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। यह इतना ज्यादा दाम क्यों दे रहा है? दूध वाला, जी मंत्री जी, ले लीजिए। आप तो सोने के दिल वाले हैं। मैं तो बस थोड़ा सा ही लाभ कमा रहा था। चंचल ने उसे दूध की 4 गुना कीमत चुकाई और वहां से चला गया। यह देखकर बाजार के सभी व्यापारी पागल हो गए। घी वाला, अरे अगर मंत्री 4 गुना दाम दे रहा है, तो मैं भी अपना घी 5 गुना दाम पर बेचूंगा। दाल वाला, मैं अपनी दाल 6 गुना दाम पर बेचूंगा। मंत्री मूर्खों का सरदार है। सभी व्यापारियों ने लोभ में आकर अपनी वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। अगले दिन चंचल फिर बाजार आया, लेकिन इस बार उसने खरीदारी नहीं की, बल्कि महाराज के सिपाहियों के साथ आया। चंचल, सिपाहियों, देखो, इन व्यापारियों ने कल के मुकाबले आज अपनी चीजों के दाम 3 से 4 गुना बढ़ा दिए हैं। इन सब ने खुद को अत्यधिक लोभी और इस तरह मेरे मूर्खता टैक्स कानून के तहत मूर्ख साबित कर दिया है। चंचल, इन्होंने लोभ में आकर यह नहीं सोचा कि जब मैं खरीदने वाला था तो इन्होंने दाम बढ़ाए। अब जब मैं टैक्स लगाने वाला बन गया हूं तो इन्होंने खुद को मेरे जाल में फंसा लिया है। चंचल, महाराज के कानून के तहत इन सब पर मूर्खता टैक्स लगाया जाए और जो पैसा जुर्माने के रूप में मिले, उससे गरीब जनता को आधी कीमत पर दाल और दूध बेचा जाए। यह सुनकर सभी व्यापारी चिल्लाने लगे, लेकिन चंचल का नियम स्पष्ट था, जो अत्यधिक लोभ करेगा वह मूर्ख माना जाएगा और मूर्खता टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में बाजार में कीमतें सामान्य हो गईं। व्यापारियों को समझ आ गया कि बुद्धिमान लाभ हमेशा जरूरतों पर आधारित होता है, लालच पर नहीं। भाग 6, मंत्री पद का असली उत्तराधिकारी। कहानी का यह भाग अब इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि कैसे चंचल की बुद्धिमत्ता
महाराज को एक बड़ा सबक सिखाती है और कहानी 10,000 शब्दों के लक्ष्य की ओर बढ़ती है। महाराज विचित्र सिंह को चंचल पर बहुत गर्व था, लेकिन अब उन्हें एक और चिंता सताने लगी। महाराज विचित्र सिंह, चंचल, तुम तो होशियार हो, पर मेरे जाने के बाद आंधीगर का क्या होगा? मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो तुमसे भी ज्यादा चतुर हो। मुझे मेरे मंत्री से भी ज्यादा चतुर आदमी कैसे मिलेगा? चंचल, जहांपनाह, ऐसा व्यक्ति आपको बाजार में या महल में नहीं मिलेगा। महाराज विचित्र सिंह, तो कहाँ मिलेगा? चंचल, वह व्यक्ति केवल आपकी आंखों में मिल सकता है। चंचल ने महाराज को एक अंतिम और सबसे मुश्किल परीक्षा में उलझा दिया, जिसका उत्तर पूरी तरह से महाराज के व्यक्तित्व पर निर्भर था। कहानी यहाँ जारी रहेगी, जिसमें चंचल महाराज को राज्य के सबसे अयोग्य दिखने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए मजबूर करेगा और उस चुनाव के पीछे की गहरी बुद्धिमत्ता को साबित करेगा। यह हिस्सा कहानी को और भी विस्तृत और भावनात्मक मोड़ देगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रोमांचक और बुद्धिमान कहानी को जारी रखूं, जिसमें महाराज को अपना असली उत्तराधिकारी मिलता है? भाग 6, सलाहकार बलिराम का अद्भुत कार्यालय। महाराज निद्रालु देव ने बलिराम को आधिकारिक रूप से राज्य का प्रमुख निष्क्रिय सलाहकार नियुक्त कर दिया। बलिराम को महल के एक शांत और धूपदार कोने में एक भव्य कार्यालय दिया गया, लेकिन बलिराम ने उस कार्यालय का इस्तेमाल एक विशाल शयनकक्ष के रूप में किया। उसका पहला और सबसे जरूरी आदेश था, कोई भी मेरे कार्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि वह दरवाजा खोलने, अंदर आने और मुझे जगाने की मेहनत न करना चाहता हो। परिणामस्वरूप बलिराम का कार्यालय एक शांत, अलौकिक जगह बन गया, जहां कोई शोर नहीं था, फाइलों का ढेर और आलस का समाधान। प्रधानमंत्री दामोदर, जो मेहनती थे, अब भी सरकारी फाइलों के ढेर से परेशान थे। मंत्री और अधिकारी हर रोज दामोदर के पास सैकड़ों फाइलें लेकर आते थे, जिन पर महाराज के अनुमोदन या सलाहकार की राय जरूरी होती थी। एक दिन दामोदर फाइलों का एक विशाल गट्ठर लेकर बलिराम के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे। दामोदर दरवाजे पर धीरे से खटखटाते हुए, डरते हुए कि कहीं बलिराम उठ न जाए, सलाहकार महोदय, ये 500 फाइलें हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। ये सब जरूरी और जटिल मामले हैं। अंदर से बलिराम की धीमी, थकी हुई आवाज आई। बलिराम, दामोदर, इन फाइलों को दरवाजे के ठीक बाहर रख दो। मैं इतना आलसी हूं कि उन्हें अंदर खींचने की मेहनत भी नहीं कर सकता। दामोदर ने फाइलें दरवाजे के बाहर रख दी और चले गए। 2 हफ्ते बाद दामोदर उसी जगह पर वापस आए। उन्होंने देखा कि फाइलों का ढेर दरवाजे के बाहर ही पड़ा है और बलिराम ने उन्हें छुआ भी नहीं है। दामोदर, बलिराम जी, आपने इन फाइलों पर कोई राय नहीं दी। मुझे इन्हें आगे बढ़ाना है। बलिराम, फिर से धीमी आवाज में, दामोदर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये फाइलें जरूरी है? दामोदर, हाँ, बिल्कुल। ये फाइलों को देखते हुए, ये सब व्यापार, टैक्स और सीमा विवाद से जुड़ी है। बलिराम, अच्छा, मेरी सलाह सुनो। सिर्फ वही फाइलें अंदर लाओ जिन्हें तुम खुद, बिना किसी की राय के, हल नहीं कर सकते। अगर तुम उन्हें हल कर सकते हो, तो उन्हें मेरे पास लाने की मेहनत ही क्यों की? दामोदर को अचानक एक गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने फाइलों के ढेर को देखा। 90% फाइलें ऐसी थीं जिन्हें वह खुद हल कर सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के डर से बलिराम या महाराज के पास भेजते थे। केवल 10% फाइलें ही सचमुच जटिल थीं। दामोदर, हे भगवान! बलिराम, तुम्हारा आलस्य लाल फीताशाही का समाधान है। उस दिन के बाद दामोदर ने एक नया नियम बनाया, बलिराम सिद्धांत। बलिराम सिद्धांत, किसी भी फाइल को बलिराम के पास तभी भेजा जाएगा जब उसे हल करने के लिए वास्तव में उठने की जरूरत हो और समाधान ढूंढने की मेहनत अत्यधिक लग रही हो। परिणाम यह हुआ कि 90% फाइलें अधिकारियों ने खुद ही निपटा दी। सरकारी काम की रफ्तार बढ़ गई, क्योंकि अब कोई सलाहकार की राय का इंतजार नहीं कर रहा था। बलिराम के आलस्य ने सुस्तनगर की प्रशासनिक दक्षता बढ़ा दी। भाग 7, पड़ोसी राज्य का संकट और कुछ न करने की रणनीति। सुस्तनगर के पड़ोसी राज्य फुर्तीपुर में एक बड़ी समस्या आ गई। वहां के राजा, जो बहुत तेज और जल्दबाज थे,
ने एक नदी पर बिना सोचे समझे बहुत ऊंचा बांध बनवा दिया। बांध बनवाने के कुछ ही दिनों बाद भारी बारिश हुई और बांध में दरारें आने लगी। फुर्तीपुर के राजा ने तुरंत महाराज निद्रालु देव को मदद के लिए संदेश भेजा। फुर्तीपुर के राजा, निद्रालु देव, हमारा बांध टूट रहा है। हमें तुरंत 5000 मजदूर भेजो जो रेत की बोरियां भर सके और बांध को बचा सके। महाराज निद्रालु देव इस संकट से निपटने के लिए तुरंत बलिराम के कार्यालय पहुंचे। महाराज निद्रालु देव तेजी से, लगभग हाफते हुए, बलिराम, उठो, फुर्तीपुर संकट में है। हमें 5000 मजदूर भेजने हैं। हमें तुरंत कोई योजना बनानी होगी। बलिराम ने बड़ी मुश्किल से एक आंख खोली। बलिराम, जहां पनाह, 5000 मजदूरों को इकट्ठा करने की मेहनत, उन्हें चलने की मेहनत, रेत की बोरियां भरने की मेहनत, यह सब बहुत ज्यादा है। महाराज निद्रालु देव, तो क्या